हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम हियर। और आज हम लोग कुछ मेक के इम्पोर्टेंट यूज देखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और मेक डिफरेंट मीनिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसको देखते हैं डिटेल में। जैसा कि आपको यहाँ पर हेडिंग के तौर पर लिखी गई है, इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में वी विल नो, हम जानेंगे, हम सीखेंगे द यूज ऑफ मेक, मेक के प्रयोग को, एंड सम इम्पोर्टेंट वर्ड पावर, और कुछ महत्वपूर्ण वर्ड पावर को, विच इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में हमेशा प्रयोग होता है, हमेशा हम यूज करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम मेक के कुछ इम्पोर्टेंट यूज को यहाँ पर। आइए, यूज ऑफ मेक, पॉइंट 1 है आपका यूज ऑफ मेक। मेक जो है कैसे यूज होता है। यूज ऑफ मेक, मेक वर्ब है और मेक जो है कॉजिटिव वर्ब है, और 4 कॉजिटिव वर्ब हैं और उससे भी ज़्यादा है। मेक, गेट, कॉज, हैव, और भी कॉजिटिव वर्ब हैं, लेकिन इन 4 कॉजिटिव वर्ब का यूज सबसे ज़्यादा होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उनमें से एक है मेक। मेक जो कि वर्ब है, इसका मतलब, इसकी मीनिंग आगे लिखा गया है, बनाना, गठन करना, समझना, तैयार करना, निर्माण करना। ठीक है, मेक वर्ब की तरह भी यूज होता है, मेक नाउन की तरह भी यूज होता है। मेक को जब आप वर्ब की तरह यूज करते हैं तो बनाना, समझना, तैयार करना, निर्माण करना। जब आप नाउन की तरह यूज करेंगे तो मेक जो है गठन का सेंस देता है। मतलब 2-4 लोगों को इकट्ठा करके कोई पार्टी बनाना, कोई चीज़ गठन करना, है ना, कोलैबोरेशन में कोई काम करना, तो गठन करने का सेंस मेक देता है। नोट लिखा गया है, जब हम किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कराते हैं तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम मेक का प्रयोग करते हैं। या आपको नीचे दिया गया है, ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता कुछ ऐसा करता है जिसका असर, ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता कुछ ऐसा करता है जिसका असर किसी और पर पड़ता है, तो ऐसे वाक्यों के लिए मेक का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता कुछ ऐसा करता है जिसका असर किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम मेक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप मेक समझ गए, मेक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। हम कोई ऐसा काम करें जिसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर न पड़ के दूसरे के ऊपर पड़े, मतलब हम कुछ ऐसा करें जिसके करने से कोई दूसरा व्यक्ति कोई एक्शन परफॉर्म करने लगे। पॉइंट 2 यहाँ पे लिखा गया है, जब हम किसी कार्य को बिना पैसे दिए फ्री में कराते हैं तो भी मेक का ही प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे में क्या है कि कॉजिटिव वर्ब 4 हैं और इन 4 वर्बों का इस्तेमाल इंग्लिश में किसी कार्य को जब हम खुद न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कराते हैं तो इन चार कॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन ये है कि हम कब पॉजिटिव वर्ब में मेक लगाएं, कब गेट लगाएं, कब कज लगाएं, कब हैव लगाएं। ठीक है, तो मेक के लिए एक छोटा सा एक एज अ आप ट्रिक समझ सकते हैं इसका। जब किसी कार्य को बिना पैसे दिए फ्री में तो कराते हैं तो भी मेक का ही प्रयोग किया जाता है। तो मेक हम तब लगाएंगे जब हम किसी कार्य को फ्री में कराएं, उसके लिए किसी प्रकार का हम पे न करें। ठीक है, अगर हम किसी को हंसाते हैं तो उसके लिए हम पैसा तो लेते नहीं हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट हंसाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू टेंस यह चेंज होती रहेगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो आप ईजेमात लिखेंगे, इसी तरीके से ये वैरी करता रहेगा। मेक भी अकॉर्डिंग टू टेंस और सेंटेंस चेंज होता रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप मेक फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो मेक भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस यह चेंज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब आपको निगेटिव बनाना होगा तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा नॉट लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर है आपका पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले जो सेंटेंस होती होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन अदर वर्ड हम लिखते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका स्ट्रक्चर थर्ड। पॉइंट 3 यहाँ पर लिखा गया है मेक प्लस नाउन फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन। किसी कार्य को करने के सेंस में हम मेक के साथ जब नाउन लिखते हैं तो ये हमें सेंस देता है किसी कार्य को करने का। कि किसी कार्य को करने के सेंस में हम मेक के साथ नाउन लिखते हैं, और इस नाउन के पहले आप आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं, ए, एन और द, अकॉर्डिंग टू नाउन आप लगाएंगे। मैंने आर्टिकल यहाँ पे मेक प्लस आर्टिकल प्लस नाउन इसलिए नहीं लिखा कि नाउन के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल होता है चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल अकॉर्डिंग टू नाउन लगा देंगे। तो मेक प्लस नाउन फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन, किसी कार्य को करने के सेंस में हम मेक के साथ नाउन लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल से मेक द बेड, आप बिस्तर लगाइए। मेक द बेड मतलब बिस्तर लगाइए। फॉर द एग्जाम्पल, यू वांट टू स्लीप, देन यू हैव टोल्ड दैट प्लीज़ मेक बेड फॉर मी। आपने बोला है कि मेरे लिए आप बेड लगाओ। तो यहाँ पे मेक द बेड मतलब आप बेड लगाइए, आप ये ऑर्डर फॉर्म में बोल रहे हैं और यह इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस ही बना रहा है। मेक द बेड का मतलब हुआ यू मेक द बेड। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में हम हमेशा किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं। ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है हमेशा यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट यू को नहीं लिखते हैं क्योंकि वह अंडरस्टूड होता है, और जिस व्यक्ति से हम ऑर्डर देते हैं वह हमारे सामने खड़ा होता है। हम ऑर्डर उसी व्यक्ति को देंगे जो हमारे सामने होगा, जो हमारे आसपास होगा। हम ऑर्डर ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो हमारे सामने नहीं है और हमसे काफ़ी दूर है, उस व्यक्ति को हम ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, उस व्यक्ति को हम ऑर्डर नहीं देंगे जो हमसे दूर है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम यू को अंडरस्टूड कर लेते हैं क्योंकि जो व्यक्ति होता है जिसको हम ऑर्डर दे रहे होते हैं वो हमारे सामने खड़ा होता है। ठीक है, मेक द बेड हो गया। मेक द नोट, मेक द नोट मतलब आप किसी पॉइंट को नोट करिए। मेक द टी, चाय बनाइए। आपने बोला कि आप चाय बनाइए, इसका मतलब यू मेक द टी, कृपया आप चाय बनाइए। मेक द रिपेयर, कृपया रिपेयर कर दीजिए, मतलब ठीक कर दीजिए, इसको तैयार कर दीजिए, बना दीजिए। मेक द रिपेयर। ठीक है, मेक द एग्जिट, कृपया बाहर निकलिए। मेक द एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलें, एग्जिट हो जाए, है ना। तो मेक माने इस चीज़ को एग्जिट करिए आप। एग्जिट का मतलब होता है निकलना, है ना। कहीं अगर आप अंदर एंट्री कर गए हैं, वहाँ से आप बाहर आना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि एग्जिट लिखा होता है, इसका मतलब आप अंदर हैं तो आप एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं। तो मेक द एग्जिट मतलब आप बाहर निकलें। मेक अ कमेंट मतलब कमेंट करिए, कुछ बोलिए, कुछ लिखिए। मेक द कमेंट, मेक अ कमेंट। ठीक है, तो मेक के साथ जब हम नाउन लिखते हैं तो हमें सेंस देता है किसी चीज़ को, किसी कार्य को, किसी एक्शन को परफॉर्म करने की, है ना। किसी एक्शन को करने का सेंस देता है जब हम मेक के साथ नाउन लगाते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट 4 है यहाँ पर, किसी चीज़ को बनाने के सेंस में मेक का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को बनाने के सेंस में हम मेक का इस्तेमाल करते हैं, और मेक का मतलब भी होता है बनाना। आई एम मेकिंग टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रही है, वैसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आई एम मेकिंग टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ, ये वाक्य, इस सेंटेंस को अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं इस काम को कर रहा हूँ। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। आप सपोज करिए कि आप किसी दुकान पे बैठे हैं और वहाँ पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जो किसी खिलौने को बार बार बना रहा है, और वह खिलौना बन नहीं पा रहा है, ख़राब हो जा रही है। तो आप देख रहे हैं, उसकी मिस्टेक को आप नोटिस कर रहे हैं, तो आप वहाँ बोलेंगे यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप एक गलती कर रहे हैं जिसके वजह से यह जो वर्क है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किसी चीज़ को बनाने के सेंस में भी मेक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें आईएनजी लगा करके लिखी जाती है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। इसका मतलब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा के लिख सकते। ठीक है, तो मेक
भी उनमें से एक वर्ब है, लेकिन मेक को हम बनाने के सेंस में आईएनजी लगा के स्पोकन लेवल पर बोल सकते हैं। ठीक है। पॉइंट 5 है आपका यहाँ पे, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के अर्थ में, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के अर्थ में मेक इट 100, मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करने का क्या मतलब है। आप सपोज करिए किसी दुकान पे गए हैं आप, और आपने कोई सामान खरीदा है और उसके लिए आपने कुछ पैसे को कम कराए हैं, और आप चाहते हैं कि 100 रुपये कम हो, लेकिन जो शॉपकीपर है आपको 95 दे रहा है, तो आप उसको बोलेंगे मेक इट 100, मतलब आप इसको 100 कर दीजिए। तो मेक का जो पॉइंट 5 यूज है किसी चीज़ को कंप्लीट करने के सेंस में, मतलब कोई आपको कोई वस्तु हो गई या कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये अधूरा है, इसमें थोड़ी सी चीज़ और मिला दी जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू, आपके देखने में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेक का यूज जो है किसी चीज़ को कंप्लीट करने के अर्थ में भी हम करते हैं। मेक इट 100 मतलब आप इसको 100 कर दीजिए, वो आपको 95 रुपये शॉपकीपर दे रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेक इट 100, आप इसको 100 कर दो। मेक इट कंप्लीट, कृपया इसको आप पूरा कर दीजिए। सपोज करिए कि आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया है और वो उसको कर रहा है, लेकिन उस काम को करने में भी थोड़ी सी ही जो है समय, थोड़ा सा ही अगर उसका पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा ही अगर उसमें काम और कर दिया जाए तो वो जो वर्क है कंप्लीट हो जाएगा, और वो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे मेक इट कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर दो, है ना। तो किसी चीज़ को देखिए यहाँ भी पूरा करने का सेंस दे रहा है। मेक होल लाइफ बेटर, पूरे लाइफ को बेहतर बनाइए, मतलब लाइफ को बेहतर बनाइए, मतलब पूरे लाइफ को बेहतर बनाइए। यहाँ कुछ सेंटेंसेस जो है आपके लिए लेके आए हैं, हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पे। लेट्स ट्रांसलेट सम सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश विच यू यूज डेली इन योर लाइफ। यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिए हैं जिनको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जो हम काफ़ी यूज करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मेक के यूज पे बहुत सारे सेंटेंसेस और अलग अलग टेंस में मेक को इस्तेमाल करके, मेक को यूज करके आपको सेंटेंसेस में प्रोवाइड करूँगा, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप इसको बोल सकेंगे, अपने आसपास बोलेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा, और दूसरों को भी आप इसको सिखा सकेंगे कि मेक को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे बोल करके बेहतर सेंस दे सकते हैं। ठीक है। और इंग्लिश ये जो एक पूरी लैंग्वेज है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी बताएंगे किसी लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज, अगर इसको आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करें कि आप इंग्लिश कम समय में अच्छे से बोलना सीख जाएं। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं आपके, मैं उसे हंसाता हूँ। इस सेंटेंस को अब जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मैं उसे हंसाता हूँ, इसमें मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी अ, प्रेरणा वाले जो है कुछ वर्क कर रहा हूँ जिसके वजह से उसे, इसमें जो उसे जो व्यक्ति है वो हंस रहा है। तो इसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, एक तो मैं और दूसरा व्यक्ति है उसे। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसका असर जो है उस व्यक्ति पे पड़ रहा है, तो मैं उसे हंसाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्क खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हंसाने वाले कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी तरीके से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि वो व्यक्ति इस कार्य को करे। तो इसके लिए किसी प्रकार की पेमेंट आपको ज़रूरत नहीं होगी, और इसके लिए कोई पैसा हंसाने के लिए नहीं देता है आमतौर पर किसी व्यक्ति को। तो मैं उसे हंसाता हूँ, आई मेक हिम लाफ। तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी वीप। वह मुझे समझाता है, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग मेक्स लगा दिया है, क्योंकि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल यस लगाया है, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे आपको कि हम कब यस लगाते हैं, कब यस लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं। ठीक है। वह हमें भगाते हैं, वे हमें भगाते हैं, आपका 4 नंबर सेंटेंस, वे हमें भगाते हैं। दे मेक अस रन, दे मेक अस रन, वे हमें भगाते हैं। तो यहाँ पे वे की इंग्लिश दे, और मेक अस, यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट है, तो दे मेक अस रन।
मैं उसे हंसाता नहीं हूँ, आई डू नॉट मेक हिम लाफ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस जब निगेटिव है, जब सेंटेंस निगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम उसमें डू नॉट डज नॉट का यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू लगाएंगे आप, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो मैं उसे हंसाता नहीं हूँ, आई डू नॉट मेक हिम लाफ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगाएंगे। क्या मैं क्या वह हमें समझाता नहीं है, क्या वह हमें समझाता नहीं है, तो डज ही नॉट मेक अस अंडरस्टैंड, क्या वह हमें समझाता नहीं है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज ही नॉट मेक अस अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या वह हमें समझाता नहीं है, डज ही नॉट मेक अस अंडरस्टैंड। क्या मैं उसे हंसाता हूँ, क्या मैं उसे हंसाता हूँ, डू आई मेक हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसाता हूँ, डू आई मेक हिम लाफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, एंड आफ्टर देन यू विल राइट आई सब्जेक्ट एंड देन मेक, जो कि मेन वर्ब है। तो डू आई मेक हिम लाफ, क्या मैं उसे हंसाता हूँ। क्या तुम मुझे रुलाते नहीं हो, डू यू नॉट मेक मी वीप। क्या तुम मुझे रुलाते नहीं हो, डू यू नॉट मेक मी वीप, क्या तुम मुझे रुलाते नहीं हो। तो यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम बनाएंगे डू यू नॉट मेक मी वीप, क्या तुम मुझे हंसाते रुलाते नहीं हो, क्या तुम मुझे रुलाते नहीं हो, डू यू नॉट मेक मी वीप। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ वर्ड पावर लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि हम लोग कुछ सेंटेंस के साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर एंड यूज। सिविक, सिविक का मतलब होता है नगर संबंधी। तो द सिविक इलेक्शंस वर कंडक्टेड, नगर संबंधी चुनाव आयोजित किए गए या नगर संबंधी चुनाव कराए गए। क्लेंडेस्टाइन, क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, गुप्त का मतलब कोई चीज़ ऐसी जो रिवील ना हुई हो। रिवील मतलब उसका जो है खुलासा नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं गुप्त, है ना। तो क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त। तो ही अटेंडेड ए क्लेंडेस्टाइन मीटिंग, उसने एक गुप्त बैठक की, या उसने एक गुप्त बैठक में भाग लिया। तो ही अटेंडेड ए क्लेंडेस्टाइन मीटिंग, उसने एक गुप्त बैठक में भाग लिया। क्लू, क्लू का मतलब होता है सुराग, क्लू का मतलब होता है सुराग। द पुलिस हैड नो क्लू, माने पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं थे। द पुलिस हैड नो क्लू। कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है गठजोड़, कोलिशन का मतलब होता है गठजोड़, यू नो। तो इसका अगर सेंटेंस में आप यूज देखेंगे, द कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, मतलब गठजोड़ की सरकार बनाई गई, है ना। गठजोड़ की सरकार जो है बनाई गई। द कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है टकराना। द बस कोलाइडेड विथ अ ट्रक, बस जो थी एक ट्रक से टकरा गई। द बस कोलाइडेड विथ अ ट्रक, बस जो है ट्रक से टकरा गई। ठीक है, कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल। आप कोमोशन की अगर मीनिंग देखेंगे तो कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल। देयर वाज ए लॉट ऑफ कोमोशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारा शोरगुल था, बहुत सारा वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा नॉइज था। तो देयर वाज ए लॉट ऑफ कोमोशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज़्यादा नॉइज था, बहुत ज़्यादा शोर था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ मेक पर बेस्ड विभिन्न सेंटेंस और अलग अलग टेंसेस में उसके सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट करके आपके लिए लाएंगे, जो आपको इंग्लिश को बोलने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप उसको बोल के अच्छे मीनिंग दे पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।